चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। MOI और सॉलिड स्फीयर नहीं हुआ। ये रहा सॉलिड स्फीयर, ये रहा सेंटर, उसकी रेडियस R है। सॉलिड स्फीयर जो है वो कौन सी बॉडी है भाई? 3D बॉडी है। सॉलिड स्फीयर जो है वो कौन सी बॉडी है? 3D बॉडी। और थ्री बॉडी के अंदर जो हम डेंसिटी यूज करते हैं डेंसिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? रो से डिनोट कर रहे हैं, और दैट इज इक्वल टू dm अपॉन dv। यहाँ एलिमेंट जो हमने लेंगे हम लोग, वो एलिमेंट हम लोग क्या लेने वाले हैं? होलो स्फीयर। मैं होलो स्फीयर से कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में वापस से कोई ये मत बोलो डिस्क से भी करो। डिस्क से करने का तरीका वैसे ही तो रिंग से किया था होगा, सिमिलर वे में। ठीक है, होलो स्फीयर यहाँ पर एक थोड़ी सी सिंपलर अप्रोच है, वो इजीली यहाँ पे हो जाएगा हमारा। क्लियर है? होलो स्फीयर को मैंने एज ए एलिमेंट ले लिया है। जैसे आप होलो स्फीयर को एज ए एलिमेंट लोगे तो ये दिख रहा है, तो आप विजुलाइज कर पा रहे हो क्या हो रहा होगा? एक छोटा होलो स्फीयर, उसके ऊपर दूसरा होलो स्फीयर, उसके ऊपर तीसरा स्फीयर, उसके ऊपर चौथा स्फीयर, ऐसे करते करते पूरा क्या बन गया है हमारा? एक सॉलिड स्फीयर बनते जा रहा है। मतलब समझ में आ रहा है? एक समझो ना यार, ये एक डॉट था, उसको हमने कवर पहना है, उसको और हमने दूसरा कवर पहना है, तीसरा कवर पहना है, चौथा कवर पहना है। दिस इज व्हाट होलो स्फीयर जैसा हो गया। ठीक है, अब होलो स्फीयर ये रहा हमारे पास एलिमेंट, इसका मास कितना हो गया हमारे पास? dm। वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम क्या होगा बताओ? एरिया इनटू थिकनेस। थिकनेस कितना है? ये dr यहाँ चुका है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था? एरिया इंटू थिकनेस। वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे? एरिया इंटू थिकनेस। ये क्लियर हो गया, तो dm तो मिल चुका है। अब तुम्हें निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ MOI ऑफ होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? याद करो, 2/3 mr²। m क्या है यहाँ? dm, और r जो है वो रेडियस है। गलती से अगर आप mr² लिख रहे हो तो आंसर नहीं है। होलो स्फीयर का है तो होलो स्फीयर का फॉर्मूला निकालना है। होलो स्फीयर का फॉर्मूला क्या था? 2/3 mr²। लिमिट लगाना है 0 से लेकर r तक।
2/3 कांस्टेंट बाहर निकला, स्मॉल r वेरिएबल है तो स्मॉल r पर इसके रिस्पेक्ट में लिखा रो इनटू 4/r² इनटू dr इनटू r²। तो यहाँ पर 2/3 भी कॉमन बाहर निकला, 4π भी कॉमन बाहर निकला, रो भी कॉमन बाहर निकला और r⁵ को हमने इंटीग्रेट किया dr के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आएगा? ठीक है, तभी हमारे को मास की टर्म में चाहिए, तो रो को हम क्या लिख सकते हैं? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इट इज 4/3 पाई कैपिटल R। तो आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना बचेगा? 2π आंसर है कुछ नहीं। चलिए, ये तो हो गया हमारा सॉलिड स्फीयर वाला काम खत्म। अब बढ़ते हैं कुछ बड़े आ गए। अभी कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? नेक्स्ट, रिंग देख लिया, रॉड देख लिया, सॉलिड स्फीयर देख लिया। थोड़ी सी थ्योरम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक टेबल बनाते हैं और फिर ये जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डालेंगे हेडिंग थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ब्रैकेट में डाल देना, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। दोनों ही थ्योरम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। Theorems of moment of inertia. लास्ट क्लास में Theorems of moment of inertia. इसमें पहली थ्योरम ये लेट है वो। अब एक बार दोनों थ्योरम कंप्लीट कर लें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप पैदा कर पाएंगे। तब कर दो भाई थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला फर्स्ट थ्योरम जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हेडिंग डालना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू थ्योरम के जो आउटकम्स है, लास्ट जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर दी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बट ये थ्योरम के डेरिवेशन जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे बोर्ड्स के लिए। अगर 12th बोर्ड्स की बात करेंगे तो उसमें ये दोनों ही डेरिवेशन को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर के अंदर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या देख रहे हैं आप? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सबसे पहली चीज, ये थ्योरम कहाँ यूज करते हैं, इसका यूज क्या होने वाला है? तो एक सिंपल पॉइंट है कि जब भी एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास ना हो और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो आप क्या करते हो? इस थ्योरम का यूज करते हो। मतलब आप इसके पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करोगे जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होगा
और उसकी हेल्प से जो है आप पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट जो है इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। तो ये कहाँ यूज की जाती है? व्हेन एक्सिस डज नॉट pass through center of mass. To find MOI about that axis. ठीक है, जब एक्सिस कहाँ से पास नहीं हो रहा हो, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा हो, किसी और पॉइंट से पास हो रहा हो, और उस पॉइंट के अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट जब एमओआई निकालना है तो हमें किसकी याद आ जानी चाहिए? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में? देखिए इसको समझिए। ये रहा है कोई रिजिड बॉडी, ये रही है रिजिड बॉडी, ये रहा एक एक्सिस which is AOB। क्लियर है? और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट? एक्सिस AOB के अबाउट जो है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके पैरेलल जो है एक और मैंने एक्सिस ड्रॉ किया है जो कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से। दैट इज योर इक्वल टू MCN, उसको बोल देता हूँ। क्लियर है? तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो है एक्सिस AOB जो ड्रॉ किया है हमने, ये जो है which is not passing through सेंटर ऑफ मास। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे? अगला स्टेप हम क्या करते हैं? इसके पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्सिस AOB और एक्सिस ड्रॉन and pass through the center of mass and pass through the center of mass। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर कि भाई हमने एक एक्सिस जो है MCN जो है जो पैरेलल है किसके? AOB के, है ना, वो हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे? एक एलिमेंट जो है स्मॉल मास एलिमेंट करेंगे। कंसिडर अ स्मॉल मास एलिमेंट
D. Consider a small mass element D. Consider a small mass element DM जो है उसकी बात है। क्लियर? एक हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, और इस DM की यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ पे DM मास जो दिया हुआ है, इसकी इन एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? देखो, दैट इज RC और ये हो गया RE। क्लियर है यहाँ पे? तो RC का मतलब क्या हो गया है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ DM दिया हुआ है इसकी एक्सिस से क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट DM फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, here that is R0, perpendicular distance of element DM from axis AOB। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ है, OE को MCN। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? अब ये तो हमें डिस्टेंस भी मिल गई। अगला क्या करें हम? ये जो OC वाली लाइन है उसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे? ज्वाइन लाइन OC एंड एक्सटेंड इट, इसको एक्सटेंड कर। तो मैं क्या करने वाला हूँ? इस RC और RO के बीच का कुछ रिलेशन लाने वाला है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों लाइन को हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करके क्या करने वाले हैं? हम उसको एक्सटेंड करेंगे और DM से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ताकि क्या बन जाएगा? एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल। यस और नो? कोई कंफ्यूजन? एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम DM। DM जो है वो कहाँ पे बना है? इसको भी काम कर दीजिए, इसको P पॉइंट दे दीजिए, ठीक है? DM एट पॉइंट P। हाँ, स्टेट टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो ये नाम ABCD कुछ अलग लिख सकते हैं। उन्होंने भले इसको MN बोला और इसको AB बोला हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरिवेशन का फ्लो भी होना चाहिए। नेमिंग तो हम कुछ भी दे सकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ कोई कंफ्यूजन? अब मेरे को क्या मिल रहा है? यहाँ पे ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। एक ट्राइंगल दिख रहा है छोटा सा CPD। इस ट्राइंगल से अगर मैं बोलूं और ये CD डिस्टेंस है, इसको मैं X बोल रहा हूँ, PD को मैं क्या बोल देता हूँ? Y। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? तो CD डिस्टेंस को हमने X बोल दिया है, PD डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? यहाँ अब CPD ट्राइंगल से मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो मिल रहा है कि RC स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। क्लियर है? ट्राइंगल OPD इज इक्वल टू R0 का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। R0 का स्क्वायर इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? OC प्लस CD। ये सुनो, और ये OC जो है ये इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हो गई है, विच इज H।
यहाँ पे आप ये लिख दीजिए, h का मतलब यहाँ OC है, OC मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, जो दोनों पैरेलल एक्सिस है उनके बीच का डिस्टेंस हो गया, सॉर्टेड है यहाँ तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, OD को h प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुम्हारे को ओपन करना आता होगा, इसको ओपन करिए, देखिए क्या आएगा, आर नोट का स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा एक्टिव रहो, ऐसे इधर उधर गिरते पड़ते मत रहो, ठीक है ना। डेरिवेशन है तो कराना पड़ेगा, आप बोलो तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख के करवा देता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं, फिर बोर्ड में आएगा तो खुद से पढ़ते हैं। डेरिवेशन है तो कराना पड़ेगा ना। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि मैं डायरेक्ट स्किप करके जो है, या एक लाइन में लिख के, 2 लाइन में भी लिख के कर सकता हूँ, ये सब लिखो ना तो भी चले मैं, लेकिन आप लोगों के लिए लिख रहे हैं कि आप अगर जब बोर्ड के टाइम से इसको पढ़ो तो एटलीस्ट आपको फ्लो बता रहे हैं। आर नोट का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देखा तो किसकी याद आ रही है बताओ, इसकी याद आती है फ्रॉम इक्वेशन 1 RC स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया किससे, dm से, इससे मल्टीप्लाई किया dm और इंटीग्रेट किया। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 0.5 जब भी होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ d परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू dm जो है वो क्या देता है, MOI, और मुझे निकालना क्या है यहाँ, MOI। तो इक्वेशन से MOI निकालने के लिए मैंने पूरी इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई कर दिया किससे, dm से, और फिर क्या कर दिया है, इंटीग्रेट एंड इंटीग्रेट। आर नोट का स्क्वायर इंटू dm क्या है, क्लियर है यहाँ तक। इंटीग्रेशन ऑफ आर नोट का स्क्वायर dm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर dm प्लस 2hx dm प्लस rc स्क्वायर dm जो है हमारे पास नाउ देखिए इन सबको समझ ले। इंटीग्रेशन ऑफ आर नोट का स्क्वायर dm का मतलब क्या होगा, ये हमें देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नोट, ये क्या दे रहा है, MOI अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O पॉइंट, यस और नो, पासिंग थ्रू O पॉइंट, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। h स्क्वायर तो तेरा कांस्टेंट आइटम है, बाहर निकलेगा, इंटीग्रेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, mh स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dm विल गिव यू द टोटल मास m ऑफ द बॉडी, आया ना, ये h स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकला, इंटीग्रेट किया dm को तो ये कितना आएगा, mh स्क्वायर। तो यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, 2h कांस्टेंट बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dm, और ये इंटीग्रेशन ऑफ x dm जो है भाई ये कितना होने वाला है, 0, 0 होने वाला है। पूछो क्यों 0 होने वाला है, क्यों 0 होने वाला है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ x dm जो है, x कहाँ से कांस्टेंट, x कांस्टेंट ही नहीं है, तो अभी आप ये पॉइंट यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, कैसे भी ले सकते हो, x का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के अगर रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अभी यहाँ पर आपका ओरिजिन जो है x डिस्टेंस कहाँ से मेजर की गई है, ये x जो है इसका रीजन लिख रहा हूँ, इसका 0 का रीजन लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये इंटीग्रेशन ऑफ xdm इज इक्वल टू 0 है। इसका रीजन जो है मैं बता रहा हूँ, ये क्यों 0 है बता नहीं, सब आप बताओगे तो मेरे को यहाँ पे क्या टाइम पास के रखा है क्या? x का मतलब क्या हो गया, x इज द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। कहाँ से मेजर किया है? तो अगर जहां से आप डिस्टेंस मेजर करते हो तुम्हारा क्या बनता है? ओरिजिन। ये पार्टिकल, ये जो डीएम पार्टिकल था उसका ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब आप अभी एक्सीएम निकालने का सोच रहे हो, तो आप जब निकालते हो तो ये इस तरह से लिखते हो, एक्सीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सडीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। याद आ रहा है यहाँ पे? और अभी आपने ये एक्स डिस्टेंस जो है वो कहाँ से मेजर किया? सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास तेरा क्या हुआ? ओरिजिन। अगर सेंटर ऑफ मास तेरा ओरिजिन है तो तेरा एक्सडीएम क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? ये सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल बी इन एक्स डायरेक्शन इज व्हाट? 0। ये अगर तुमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से मेजर किया, इट मीन सेंटर ऑफ मास क्या है तेरा? ओरिजिन है। और अगर सेंटर ऑफ मास तेरा ओरिजिन है तो तेरा एक्सटीएम जो है वो क्या होगा? 0। और एक्सटीएम अगर 0 है तो 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सडीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो यहाँ से क्लियर शब्दों में तुम बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सडीएम इज इक्वल टू क्या आएगा? ये रीजन है 0 आने का। ठीक है, लोग सीधा याद रख लेते हैं कि भाई ठीक है अब डेरिवेशन में आने वाला है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन को वी नो दैट, डेडलाइन लिख देना, और उसको भी पता नहीं, तुम्हें पता नहीं, लिख देना का वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्सडीएम इज इक्वल टू 0 ड्यू टू सिमेट्री। खत्म, ये हो गया। उसको रीजन नहीं पता होगा तो भी चलेगा। अब अपने को एक्चुअली में अगर समझना है कि क्यों हुआ, तो उसका रीजन था कि आपने एक्स डीएम, एक्स को, एक्स क्या था? ये जो डीएम पार्टिकल था उसकी ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस, y डिस्टेंस क्या है? y। तो तुम्हारा भी इंटीग्रेशन ऑफ xdm आ रहा है, तो तुम यहाँ सोचोगे अच्छा xdm का फॉर्मूला होता है, उसमें भी आता है इंटीग्रेशन ऑफ xdm अपॉन dm। उसमें x मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और यहाँ पर आपने ये x डिस्टेंस मेजर किया कहाँ से? सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास से तेरा क्या हो गया? ओरिजिन। सेंटर ऑफ मास से तेरा ओरिजिन हो गया तो xdm क्या हो गया? 0। xdm 0 हुआ तो तेरा इंटीग्रेशन ऑफ xdm भी क्या होगा? 0 हो गया। और यहाँ पे यह इंटीग्रेशन ऑफ आर सी स्क्वायर डीएम जो है ये क्या देगा हमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की, दैट इज एमओआई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? तो अब अगर ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलता है? देखो पहले फाइनल एक्सप्रेशन लिखा, दैट इज आई इक्वल टू mh स्क्वायर प्लस 0 प्लस IC। मतलब क्या हो गया? आई नॉट इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। ICM लिख दो इसको तो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत सही, जल्दी लिखिए फटाफट बिना आवाज के, जल्दी लिखिए, टाइम नहीं। 4 मार्क का अभी एक स्टेटमेंट आता है, इसमें 3 मार्क का डेरिवेशन, 1 मार्क का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो भी फाइनल जो बनेगा हमारा फॉर्मूला, उसी को वर्ड्स में जो है लिखना है।
हाँ जो लिखता है 2 लाइन तू भी लिखते मैंने निकाली। आयुष, चिन्मय, दर्शन, दर्शन, दर्शन दे दिया, धैर्य, धीर, रोहिदास, हिसाब, हृदय, जन्मय, केविन, कुश, माही, नैतिक, परम, प्रज्वल, प्रताप, रैनी, सागर, शिवम, प्रिया, सोहम, बताया जब ब्रह्मा स्क्वायर तभी बताया जब आप अभी रोटेशनल कैविटी का वैल्यू को डिराइव करेंगे अब क्या करते हैं एक एक पार्टिकल सब्सटेंस से ही उसमें होता था पार्टिकल अगर एक पार्टिकल की तेरे पास में काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो गई आप एनर्जी पर वो पार्टिकल रोटेट कर रहा है रोटेट कर रहा है तो उसको तू क्या बोलेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर होएगा आप तो फिर तूने बोला अच्छा इसका करो कि ये तो होगा तो ये तो मास का है ना मास का इशारा है मास जैसे मास को ऐसे हो देता हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा पॉइंट ऐसे बाकी सब को इस तरह से तो पॉइंट मास को इस तरह से आपको एक फॉर्मूला
वे मास के रिप्लेसमेंट में एक ऐसी टर्म आ रही है जब भी रोटेशन हो रहा है तो मास के रिप्लेसमेंट में टर्म आ रही है जो प्रोडक्ट है मास और एक डिस्टेंस जिसको होते हैं केजी मीटर स्क्वायर में। तो उसके फॉर्मूले वो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकते हैं 2/5 गुना स्क्वायर 2/3 स्क्वायर वो डिपेंड्स ऑन द शेप। चलिए हाँ अपनी आपस में बातें कम रखोगे तो बेटर है। अगला जो है यहाँ तक तो हमें क्लैरिटी है हमारे पास में फॉर्मूला जो है अभी फाइनल जो फॉर्मूला हमें मिलेगा ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद में मत बात करो प्लीज। अभी तक हमने हमारे सिलेबस का सिर्फ और सिर्फ 30-35% पढ़ा है 70% हमें 3 अक्टूबर तक पढ़ना है। ये चीज अभी समझो थोड़ा फटाफट शांति से बैठो जल्दी लिखो मुंह बंद कर दो। कुछ काम का है कोई दूसरा बंदा भी डाउट पूछता है तो वो भी सुन क्या दिक्कत है। आई नॉट इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में mh² प्लस ICM प्लस 0 ये सुनो थोड़ा रीशफल करके इसको ऐसे लिख देता हूँ आई नॉट इक्वल टू ICM प्लस mh²। ये क्या हो गया अब हमारे पास में दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is parallel to इसको भले हमें आई नोट नहीं भी लिखना आई भी लिखोगे तभी चल जाएगा। ठीक है तो एक जनरलाइज फॉर्मूला बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is parallel to center of mass which is parallel to axis passing through the center of mass। about n given axis जिसके अबाउट आपको निकालना है। ठीक है और ये ICM क्या हो जाएगा क्योंकि ये आपको दिया हुआ है इससे आपको ये ड्रॉ करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये वो एक्सिस होगा जो सेंटर ऑफ मास से पास होगा एंड पैरेलल टू गिवन एक्सिस। तो जो गिवन एक्सिस दिया हुआ है जिसके अबाउट आप निकाल रहे हो उसके ये पैरेलल होना चाहिए। क्लियर है और m का मतलब क्या हो गया है मास ऑफ सिस्टम। h का मतलब क्या होगा बताओ डिस्टेंस बिटवीन क्या बोलना h हाँ तो हाँ ठीक है ना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Next theorem is perpendicular axis
ये रहा स्टेटमेंट, इसको अपने वर्ड में एक साथ में लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए गिवन एक्सिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ moment of inertia about an axis passing through the center of mass and parallel to the given axis and product of mass of the body, mass of the system and square of the perpendicular distance between the parallel। ये इसको हम अगर स्टेटमेंट बना देंगे तो क्या हो गया, ये एक मार्क का स्टेटमेंट हो गया। तो ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा है, ये हमारा जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसको याद रखना है, इसको हमें ध्यान में रखना है, ये हमारे न्यूमेरिकल में भी काम आने वाला है। इसी को हम वर्ड में लिख देंगे तो स्टेटमेंट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। Perpendicular axis theorem। क्लियर है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगेन सबसे पहली चीज इसमें याद रखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट। प्लेनर ऑब्जेक्ट मतलब समझ में आ रहा है, उसको आप रख रहे हो तो वो प्लेन पे लायक है। यहाँ 1D 2D 3D मास के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, बात किसकी चल रही है, जो प्लेनर हो, जो प्लेन पे ऐसे रखा हो, कि प्लेन पे रखा हुआ। जैसे रिंग भी देखा जाए तो कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, प्लेनर। मैं मास के डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। डिस्क भी क्या हुआ, प्लेनर ऑब्जेक्ट है ना। कोई भी रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप भी क्या हुआ, प्लेनर ऑब्जेक्ट। क्या बुक्लो स्फीयर प्लेनर ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, नहीं है ना भाई, मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल रहा हूँ, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर, वो भी क्या है, क्या? ठीक है, तो यहाँ पर ये थ्योरम सिर्फ किसके लिए लगने वाली है, प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए लगने वाली है। लेमिना जिसको हम बोल सकते हैं, लेमिना जिसको हम बोल सकते हैं, उनके लिए लगेगा। क्लियर है? अब ये रहा, वो मान लेते हैं जो प्लेनर बॉडी। दूसरा चीज इसमें एक्सिस कहाँ से पास होनी चाहिए, एक्सिस पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये एक्सिस कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होनी। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंसीडर लेमिना। लेमिना मतलब समझ में आ गया, कौन सा ऑब्जेक्ट, प्लेनर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, कोई भी शेप हो सकता है। ये रहा वो लेमिना, ये रहा उसका सेंटर ऑफ मास, और वहां से एक्सिस पास हो रहा है। ये एक्सिस है जेड एक्सिस, लाई इन एक्स वाई प्लेन। कौन से प्लेन में लाई कर दिया हमने इसको, एक्स वाई। ये रहा सेंटर ऑफ मास, ये रहा उसका एक्स एक्सिस, ये हो गया उनका
y एक्सिस, ठीक है। Z axis is perpendicular to the plane. ये रहा मास DM। ठीक है, consider a small mass element DM और कंसिडर अ स्मॉल मास एलिमेंट जो है वो हमारे पास में DM दिया हुआ है। अब यहाँ पर x एक्सिस के परपेंडिकुलर और y एक्सिस के पैरेलल जो है ये रही डिस्टेंस y एक्सिस के परपेंडिकुलर और ये रहा डिस्टेंस x दिया हुआ है, इसको मैंने x बोल दिया है, इनको कैपिटल लिख दो, कैपिटल Y और कैपिटल X। और ये रही एक और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम Z एक्सिस which is स्मॉल r। ये x क्या है? X is the perpendicular distance of mass DM from which axis? Y axis. Y, small y is what? Perpendicular distance of mass element DM from X axis. And Z is what? Perpendicular distance of mass element from Z। सॉर्टेड है यहाँ पर। देन इसको R दे देते। क्लियर है? अब यहाँ पे ये एक ट्राइंगल सा दिखाई दे रहा है। एक काम करो, इसको नाम दे दो M, या इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो B, और ये रहा सेंटर C। तो अगर मैंने ट्राइंगल CBP ले लिया है, चलिए ट्राइंगल मैंने CBP, तो क्या होगा बताओ? CP का स्क्वायर इज इक्वल टू CB का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? CP का स्क्वायर इज व्हाट? R स्क्वायर। CP जो है वो क्या होने वाला है? यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस, दैट इज क्या CP? ये पैरेललोग्राम बनता है पूरा। तो अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, तो दैट इज x का स्क्वायर, BP कितना है? y का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो इसको। अब यहाँ पर ये सबसे इजी डेरिवेशन है। अब क्या है हमारे पास? r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आया, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? मल्टीप्लाई बाय DM एंड इंटीग्रेट इट। R square into DM, X square into DM, Y square into DM, और फिर इसको क्या किया हमने? इंटीग्रेट किया। क्या किया इसको? इंटीग्रेट।
क्लियर। अब आर स्क्वायर इंटू डी एम एक्स स्क्वायर डी एम और वाई स्क्वायर डी एम, ये आर स्क्वायर इंटू डी एम जो है ये क्या है, आर किसके परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ही था पॉइंट मास पे मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यस और नो। तो यहाँ पर ये जो है किसके परपेंडिकुलर था, आर जेड के, तो ये कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ये क्या है, ये x किसके परपेंडिकुलर है बताओ, x डिस्टेंस किसके परपेंडिकुलर है, y के, तो ये क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। अरे हाँ है ना, और y किसके परपेंडिकुलर है, x एक्सिस के, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, दैट इज आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, तो आपको एक चीज समझ में आ गया, अगर हम जो एक्सिस परपेंडिकुलर है बॉडी के, कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर था, जेड एक्सिस, तो क्या हुआ, जो जो एक्सिस एक्स और वाई जिसमें बॉडी लाई कर रही है, उन दोनों एक्सिस के अबाउट एमओआई को ऐड करके क्या कर दो, परपेंडिकुलर एक्सिस के इक्वल। अगर यही बॉडी जेड एक्स एक्सिस में लाई करती तो क्या होता, आई वाई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एक्स। क्लियर है यहाँ तक, ये हमने यहाँ ऑलरेडी ये लाइन लिख दिया है कि बॉडी जो है वो कौन से प्लेन पे लाई कर रही है, एक्स वाई में, और जेड एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है।
गया लिखी है। चलिए अभी हम वन बाय वन क्या करेंगे, टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। सारे शेप के जितने भी एमओआई हमें याद रखते हैं वो सारे एमओआई को जो है हम अच्छे से जो है समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक छोटा पॉइंट और डिस्कस करेंगे। एक छोटा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, उसको भी टेबल में डाल देंगे सारे। ठीक है, दैट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो एक और छोटा टॉपिक और है, फिर टेबल में ये भी एक पैरामीटर डाल देंगे तो ताकि एक ही साथ में जो है हम सारी चीजों को टेबल में लेते हुए जाएं। तो नेक्स्ट हेडिंग इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ, ये हो गया सबका, लिख के रख कर दूं। अभी आपको ये थ्योरम का यूज कैसे करना है वो नहीं सिखाया है ना, वो आएंगे अभी। वो थ्योरम का यूज मैं टेबल में हर एक एक शेप को पकड़ के जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आप टेबल का थोड़ा बहुत यूज समझ जाएंगे। और उसके बाद बहुत बढ़िया से समझने के लिए शीट के 19 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली में हमें पूरा चैप्टर सिखाने वाले हैं क्या क्या। ठीक है, तो सारे टाइप्स इस क्वेश्चन में कवर्ड है। अभी सिर्फ मैं जो जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नेसेसरी हमारे को जो पॉइंट थ्योरम्स आने चाहिए, आज के लेक्चर में हमने वही डिस्कस किया। अगले लेक्चर के अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे, वो जो सारे शेप्स है जिनके हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम डायरेक्टली याद रखें, है ना, अगर यूनिफॉर्म बॉडी से, जैसे अभी आपने कुछ तो डिराइव भी कर लिए है ना, जैसे आपने रॉड का बोल दिया सर ml/12 होना चाहिए, अगर आपने होलो स्फीयर का बोल दिया 2/3 mr² होना चाहिए। ऐसे ही बाकी शेप्स भी है, स्फीयर के अलावा, रॉड के अलावा कुछ शेप जैसे सॉलिड सिलेंडर हो गया, है ना, होलो सिलेंडर हो गया, इलिप्टिकल डिस्क हो गया। इन सारे शेप्स के अंदर जो है एमओआई की वैल्यूज क्या होगी वो हमें टेबल के थ्रू जो है वो याद रखेंगे, क्योंकि सबको डिराइव करना जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं, और एग्जाम में भी हम सबको डिराइव करने बैठेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन किस पैटर्न पे आएंगे इनके आगे की बात पूछेंगे। बहुत रेयर केसेस में और सेलेक्टिव शेप्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, जैसे सॉलिड स्फीयर भी बहुत कम पूछते हैं, होलो स्फीयर भी कम पूछते हैं, मोस्टली पूछा जाता है तो रिंग, डिस्क और हमारे रॉड नॉन यूनिफॉर्म वाले। तो आप नॉन यूनिफॉर्म उनका आज मैंने आपको 2-3 शेप्स और एक्स्ट्रा करवा दिए, और अप्रोच बता दिया। मान लो कोन का पूछ ले तो भी आपको अप्रोच रेडी है कि यार कोन में क्या हुआ, एक बड़ी डिस्क होगी, उसके ऊपर छोटी डिस्क, उसके ऊपर छोटी डिस्क, किस तरह से जा रहे हैं, तो रेडियस भी वेरी कर रहा है और हाइट में भी जा रहे हैं। तो ये इस तरह से थॉट प्रोसेस के साथ जो है आप डिराइव कर सकते हो, और इन सबको डिराइव करके मैंने फॉर्मूले बना दिए, आपको वो फॉर्मूले भी आप सीधे याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द अनदर टॉपिक, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, व्हिच इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब कुछ टीचर जो है इसको गायरेशन बोलते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है, जाइरेशन। एक जाइरोस्कोपिक इफेक्ट होता है, वहां पर भी ये यूज किया करते हैं। तो दैट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। आपने अभी जो बोला कोन का आ सकता है, तो उसमें आएंगे सब एक एक वन बाय वन हर चीज आएंगे। तो कोन वाला देखिए ना, उस टाइम आएगा। इसलिए तो मैंने सारा, अभी ऐसे आप सोचोगे तो कोन भी है, सिलेंडर भी है, तो हम इतने सारे डेरिवेशंस नहीं कर सकते। अप्रोच आपको मैंने बता दी है। अब आप अगर इफ यू वांट टू ट्राई तो यू कैन ट्राई, आप सोच सकते हो, आप दिमाग लगाओ, एक्सिस बनाओगे, एक्सिस भी इंपॉर्टेंट है, एक्सिस कैसे है, एक्सिस को रखो, उसके अकॉर्डिंग फिर सोचो। क्वेश्चन ये था कि जैसे फ्लक्स में वो पूरा स्फीयर बना के चलते, फिर नहीं वैसा नहीं करना। अभी आपने उसमें कहा फ्लक्स जिससे कहा कुछ किया, वैसे स्केलर ही है तो नहीं अभी अपन ने जो डेरिवेशन जिस पैटर्न पे किया ना उसको बना, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन में निकालना होगा तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एमओआई ऑफ एलिमेंट। जो आप एलिमेंट ले रहे हो उस एलिमेंट के हिसाब से आप सोचो। चलिए रेडियस ऑफ जाइरेशन की हम बात कर रहे हैं, क्या होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन, इसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात, मतलब रेडियस ऑफ जाइरेशन करने वाला क्या है, मान लो हमारे ये रहा बर्फ, एक बॉडी है, रिजिड बॉडी। अब ये इसका जो है हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ठीक है। अगर मान लो ये स्फीयर होता, सॉलिड स्फीयर होता तो क्या होगा बताओ, इसका 2/5 mr²। रॉड होता तो आप क्या बोलते हैं, ml²/12। पोलर स्फीयर होता तो क्या बोलते हैं, 2/3 mr²। या जो भी बॉडी है, कोन होता तो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो भी
शेप है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट हमें पता होगा। मान लो सर एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, किसी और जगह से पास हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से उस एक्सिस के अबाउट एमओआई निकाल देते हैं। यस और नो? तो ये कैसे भी करके अब हमने एमओआई निकालना तो सीख लिया है विद द हेल्प ऑफ द थ्योरम्स। कैसे निकालते हो आगे क्वेश्चन में आपको समझेगा, और विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन वाला अप्रोच या पॉइंट मासेस है तो उनका तो हम सीधा ही हर एक पार्टिकल का निकाल के ऐड करके सिस्टम का एमओआई पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट निकाल सकते। अब उनको क्या चूल आई है, उन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, बार बार, क्योंकि जब भी आप कोई भी, अगर मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो तो आपने कोई डिस्क मंगवाया या कोई क्लच प्लेट मंगवाई है, कोई फ्लाई व्हील मंगवाई, ये सब के सब जो है रोटेटिंग बॉडीज, तो आपको आगे जाके उसका टॉर्क कैलकुलेट करना होगा, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी इसके एमओआई। तो एमओआई की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करते हो उसमें भी, अब यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, कैसा डिजाइन, तो जिसने मैन्युफैक्चर किया होगा उसी को पता है। तो वो या तो क्या करें, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायरेक्ट वैल्यू उसके ऊपर लिख के दे दे कि भाई ये आप जो डिस्क लेके गए हो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट इतना है। क्लियर है? लेकिन होता क्या है, फिर जब आप उसको यूज करते हो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में तो रस्टिंग होती है, डस्ट पार्टिकल्स पे ऐड होते जाते हैं, तो मास का वैल्यू जो है उसमें क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। तो उसकी वजह से जो एमओआई उसके लिए लिखा हुआ था वो एमओआई जो है वो क्या होने लग जाता है, वो हमारे को गलत कैलकुलेशन देता है। फिर आप और कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो गलत आने लगेगा क्योंकि मास का रोल आ रहा है। तो उन्होंने दिमाग लगाया एक काम करते हैं, मास के रोल को हटा देते हैं, क्योंकि मास तो ऐसी चीज है कि हम एक मशीन पर रख के भी मेजर कर लेंगे और वो मास का वैल्यू रख देंगे, लेकिन मेन रोल जो है वो किसका है कि वो जो हमारे पास में अभी होलो स्फीयर था तो उसमें पॉइंट मास था तो उसमें सिर्फ आर था, मास इनटू आर का स्क्वायर, रिंग में मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, डिस्क में आर स्क्वायर बाय 2, तो आर स्क्वायर बाय 2 आया डिस्क में, मास तो हर बार मल्टीप्लाई हो ही रहा था। इधर एक और टर्म आया होलो स्फीयर में, क्या आ गया 2/3 आर स्क्वायर, एक अलग से टर्म आया। तो जहां कहाँ आर आ रहा है, कहाँ आर स्क्वायर आ रहा है, कहाँ 2/3 आर स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर बाय 2 आ रहा है, ये वेरिएबल पार्ट है, ये हर शेप में अलग अलग है। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि यार एक काम करते हैं, हम इस वेरिएबल वाले पार्ट को कि क्या आने वाला है, इधर आर स्क्वायर बाय 4 आएगा, आर स्क्वायर बाय 2 आएगा, 2/3 आर स्क्वायर आएगा या 2/5 आर स्क्वायर आएगा, इसको हम कैलकुलेट करके दे देते हैं, फिर जो भी मास होगा उससे मल्टीप्लाई कर देगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ये सो क्या फिलोसॉफी थी इसके पीछे की वो मैंने बताई। अब कैसे निकाला गया उन्होंने कि भाई इसका मुझे मोमेंट ऑफ, मान लेते हैं ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, क्या आया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ये रहा हमारा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट हमने वो वैल्यू निकाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे हैं। किसकी तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं, पॉइंट मास की तरह, और इसको जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी भी यही है, इस पूरे मास को हम एक पॉइंट पे ले जाके कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसका मास कैपिटल एम है, इसको यहां ले जाके कंसंट्रेट, और इस पॉइंट मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मिली, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। और ये एग्जैक्टली हमें वो सेम एमओआई दे रहा है जो इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का है। समझ में आया? तो इससे आपको जो एमओआई मिल रहा है वो अभी कितना मिला था, आई, इसको हमने किसकी तरह ट्रीट किया, पॉइंट मास की तरह, उसको एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस पे ले जाके रखा, और वो सर्टेन डिस्टेंस को ही हमने क्या बोला, रेडियस ऑफ जायरेशन। ये रेडियस ऑफ जायरेशन उतना होगा कि ये एग्जैक्टली हमें क्या दे रहा है, वो सेम एमओआई दे रहा है जो उस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का था। यस और नो? तो यहाँ से हमने क्या किया, अच्छा सेम एमओआई दे रहा है, तो मतलब अगर हमारे पास ये इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया तो आई इक्वल टू क्या हो गया, एम के स्क्वायर। तो के इक्वल टू क्या आएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन का वैल्यू मिल गया हमें आई बाय एम। क्लियर है? अब देखो मजा क्या आएगा, जब हम बात करेंगे रिंग की, एक्सिस कहां से पास हो रहा हो, अब फॉर्मूला तेरे को रेडियस ऑफ जायरेशन का मिल गया अंडर रूट ऑफ आई बाय एम। अब रिंग की बात करेंगे, एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो तेरे पास में आई का वैल्यू कितना होता है, एम आर स्क्वायर, तो के इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाय एम है,
अरे आया ना, तो I अपॉन I की जगह लिखो एम आर स्क्वायर अपॉन एम, तो K इक्वल टू कितना आया R। अगर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, डिस्क, डिस्क में भी सिमिलर देखा, एक्सिस कहां से पास हो रहा है, I क्या आएगा यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाय दैट इज आर बाय, क्लियर है। इस तरह से हम सबका क्या निकाल पाएंगे आराम से, रेडियस ऑफ जाइलेशन। तो आपको दिया क्या होता है हर बार वहाँ पे, जो भी इंडस्ट्री से हमारे पास में रोटेटिंग बॉडी आती है तो आपको उसकी स्पेसिफिकेशंस में रेडियस ऑफ जाइलेशन दिया जाता है। अब आप क्या करोगे, जब आप उसका यूज कर रहे हो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, कुछ भी निकालना हो, टॉर्क निकालना हो, तो आप क्या करो भाई, उसके का आपका फॉर्मूला निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी शेप। अभी डिस्क है, रिंग है, रॉड है, तेरे को रेडियस ऑफ डायरेक्शन दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, फॉर्मूला क्या है, मास इनटू रेडियस ऑफ डायरेक्शन का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ रेडियस ऑफ डायरेक्शन तो आया ही तब है जब हम उसको किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं, पॉइंट मास की तरह ट्रीट करके रखेंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा फॉर्मूला क्या लगाना है, इज रिस्पेक्टिव ऑफ एनी शेप रेडियस ऑफ डायरेक्शन दिया है, रिंग हो, चाहे रॉड हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे सिलेंडर हो, रेडियस ऑफ डायरेक्शन दिया है, तेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है एम ए स्क्वायर। और यहाँ पे रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकालना है तो अंडर रूट ऑफ आई बाय एम। एम मतलब हो जाएगा मास ऑफ बॉडी, और आई का मतलब हो गया है एमओ आई अबाउट गिवन एक्सिस, जो गिवन एक्सिस था उसके अबाउट एमओ आई। ठीक है, देखो इसकी एक लाइन डेफिनेशन लिखना है। It is the radial distance from rotational axis it is the radial distance from rotational axis at which the mass of the object could be concentrated without altering the moment of, without altering मतलब without change है ना, without altering the moment of inertia of body about the axis, about the given axis। फिर ये लिखो,
रेडियस ऑफ डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे और एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, लिख दो, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, या K does not, K मतलब radius of gyration, does not depends on mass of body. और radius of gyration भी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगले लेक्चर में हम टेबल बनाएंगे, काफी इम्पोर्टेंट लेक्चर है।